बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 8 के लिए जो पाठ्यपुस्तक है उसका पहला अध्याय संविधान, इसका हम दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। यह दूसरा वीडियो है और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, सामुदायिक वर्चस्व, हम खुद को अपने आप से बचाएं, संविधान निर्माण के पहले की परिस्थिति और संविधान सभा की चुनौतियां, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यहाँ एक मुद्दा है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। ये आपको, जिसको हम अंग्रेजी में एक कहावत है, माइट इज राइट, ये आपने सुने होंगे। उसको मराठी में हम बोलते हैं बड़ी तो कान पीड़ी। लोकतंत्र में भी ऐसा ही होता है कि कुछ समुदाय होते हैं और यह समुदाय ताकतवर होते हैं और दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तब हम बोलेंगे कि समुद्र में जब बड़ी मछली होती है, छोटी मछली होती है, तो ये बड़ी मछली छोटी मछली को आसानी से निगल सकती है। वैसे ही समाज में जब कुछ समुदाय होते हैं, एक बड़ा समुदाय है, और दूसरा छोटा समुदाय है। ये छोटा समुदाय और ये बड़ा समुदाय, इनकी ताकत ज़्यादा रहेगी, इनकी ताकत कम रहेगी और इसीलिए ये समुदाय इन पर हावी हो सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि समाज में जब जंगल राज होता है तो बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। बड़ा समुदाय छोटे समुदाय पर हावी हो सकता है, उनको अपने इशारे पर नचा सकता है। अब यहाँ भी एक चित्र कथा पट्टी दिखा रही है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। आप इसको अगर समझने के लिए ये कहानी आप पढ़ सकते हैं। ये एक स्कूल के बच्चों की टीम है। वो कहते हैं चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। तो कुछ लड़के बोलते हैं नहीं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। और जब इन दोनों में बहस होती है, इन दो ग्रुप में, एक लड़कियों का ग्रुप है और एक लड़कों का ग्रुप है, और ये दोनों ग्रुप टीचर के पास जाते हैं। टीचर कहती है कि किसको कौन सा गेम खेलना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, जिनकी ज़्यादा संख्या थी, बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इसीलिए इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया। इनका जो मत था इसको उन्होंने नज़रअंदाज किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के अस्वस्थ हालात जब निर्माण होते हैं तो लोकतांत्रिक समाजों में भी लोकतांत्रिक समाज में जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू कर सकता है। इनको बहुमत है, इनको बहुमत नहीं है, ये माइनॉरिटी में आते हैं जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। लेकिन इनकी सहमति नहीं है ये खेलने के लिए, फिर भी इनको मानना पड़ेगा इनकी बात को, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। इस चित्रकथा पट्टी से यही पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है और इसीलिए संविधान में दिए गए नियमों से इस्तेमाल, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि अल्पसंख्यक, जो कम संख्या होती है, जिन समुदाय कम संख्या होती है, इनका भी मत मायने रखना पड़ेगा, इनके भी मत को महत्व देना पड़ेगा। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उपरोक्त चित्रकथा, इस चित्रकथा में कौन लोग अल्पसंख्या में है? बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया है। इसके पहले हम जिक्र किए थे कि
बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। तो यही प्रकार हम यहाँ भी देखेंगे कि समाज में सामुदायिक वर्चस्व भी होता है। तो ये वर्चस्व दो प्रकार के हैं, एक है अंतर सामुदायिक वर्चस्व और दूसरा है अंत सामुदायिक वर्चस्व। भी अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या होता देखिए, यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है। मतलब यह एक छोटा समुदाय है, ये बड़ा समुदाय है, तो इसका दबदबा इन समुदाय पर हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हम अंतर सामुदायिक वर्चस्व। लेकिन दूसरी बात है अंत सामुदायिक वर्चस्व। ये एक ही बड़ा समुदाय है, लेकिन इसी समुदाय में विभिन्न प्रकार के और भी समुदाय है, छोटे बड़े छोटे बड़े। तो ये बड़े समुदाय ये छोटे एक ही प्रकार का समुदाय है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे कुछ जाति वगैरह होती है जो बड़ी संख्या में है। तो बड़ी संख्या के जो समुदाय है वो छोटे संख्या के समुदाय पर हावी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय है, इसमें केवल हिंदू ही नहीं, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है। तो ये समुदाय एक ही धर्म में आते हैं, लेकिन ये अंतर सामुदायिक वर्चस्व में गिने जाएंगे। एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग अभी तो नहीं है, लेकिन प्राचीन काल की बात करेंगे, मध्ययुगीन की बात करेंगे, तो इस तरह के समुदाय होते थे। आज भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जो एक ही समुदाय में अलग अलग जब जातियाँ या उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, उनके अलग अलग पंथ होते हैं, तो इस प्रकार की अंतर सामुदायिक वर्चस्व की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। अगला मुद्दा है कि हम खुद को अपने आप से बचाए। इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि देश में ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि हमारे राज्यकर्ता उसको संभाल नहीं पाते, निर्णय नहीं ले सकते। कभी कभी अपने देश में सरकार ऐसी बनती है कि विभिन्न पक्षों के आधार पर बन जाती है, तब सरकार को निर्णय लेना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि अपने देश में तानाशाही होनी चाहिए। कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। यही तीखे ढंग मतलब क्या है, हम सोचते हैं कि देश में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार लायक नहीं है, और हमको लगता है कि यहाँ किसी तानाशाह का ही राज होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सोच होती है हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हमको लगता है कि मतलब ये तानाशाही बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, इससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लेकिन इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। और इसीलिए हम जब इस प्रकार के तीखे ढंग से सोचने लगते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। और इसीलिए जब हमारे पास संविधान होता है तो यही संविधान हमको ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। तो ये समझ में आ गया आपको, हम खुद को अपने आप से बचाए। हम कभी ऐसे तीखे ढंग से नहीं सोचेंगे, हम अंतिम स्टेज नहीं लेंगे। हमको थोड़ा सोचना है कि हर किसी का इसमें फ़ायदा होना चाहिए, किसी को भी इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बच्चों, आप यहाँ भी एक चित्र कथा पट्टी दी गई है। शबनम नाम की यह लड़की है और उसको पढ़ाई करना है, कल उसकी एग्ज़ाम है, और उसी समय उसका पसंदीदा कार्यक्रम भी आ रहा है। उसको लगता है कि देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर ऐसी करती तो उसको दोनों अध्याय की पढ़ाई नहीं होगी। और जब ये बात उसके माता पिता के ध्यान में आ गया तो उसको पूछा गया, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? तो बताती है कि मुझे टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है
अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन टीवी देखने को ललचाएगा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप यह टीवी बंद करें। अगर कोई टीवी नहीं देखेंगे तो मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। और जब वो ऐसी कहती है तो टीवी ऑफ की जाती है और शबनम पढ़ाई करती है। और अगले दिन जब वो परीक्षा के लिए जाती है तो उसको उन 2 अध्यायों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और इसीलिए वो खुश है कि वो कल इसीलिए टीवी न देखने के कारण आज उसको अच्छा पेपर छुड़ाने को मिल रहा है। आपके लिए क्वेश्चन है, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? तो ये आपको सोचकर उसका आंसर देखना है और लिखना है। अगर हम संविधान की बात करेंगे, कोई भी अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को कई उन्माद से बचाता है। जैसे हमने इसके पहले बताए थे कि हम अपने आप को खुद को अपने आप को बचाए, और यह प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता, क्योंकि संविधान में जैसा लिखा रहता है, संविधान जो बनाते हैं वो सोचकर ही बनाते हैं, और इसीलिए वो प्रावधान आसानी से पलटने नहीं देते, जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनके स्वतंत्रता की रक्षा भी होती है। और इसीलिए अच्छा संविधान होना देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस वक्त संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके बीच एक ज़बरदस्त एकता नज़र आ रही थी। उनके मन में एक आशा थी कि भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा करें, और सभी लोग सहमति लेकर ही हर मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। आप उपरोक्त पिक्चर में देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। अभी हम बात करते हैं कि जब संविधान निर्माण नहीं हुआ था उस वक्त अपने देश में किस तरह से परिस्थिति थी। पहली बात है कि आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, और इस संघर्ष के समय ही भारत के लोग अपने देश को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में बनाना चाहते थे। और जब आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो भारतीयों के मन में ऐसा लगता था कि अपने देश का हर नागरिक को समान माना जाएगा, और इस तरह की परिस्थिति निर्माण करनी होगी। सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार मिलेगा, और इसीलिए 1940 में संविधान सभा का गठन किया गया। और इस संविधान सभा में और ये संविधान के निर्माण में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। और ये 300 लोग कौन थे कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए प्रतिनिधि थे, जो अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग राज्य से ताल्लुक़ रखते थे। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा के बहुत ही चुनौतियां खड़ी थी, क्योंकि संविधान सभा को इन चुनौतियों का सामना करते हुए संविधान का निर्माण करना था। पहली बात है कि देश में कई तरह के समुदाय थे, जिनमें समान रूपता लाना या एकता प्रस्तावित करना ये एक बड़ी चुनौती थी। और उसी वक्त भारत देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी अपने देश के विभाजन होकर ही अपने को मिली थी, और इसीलिए देश में भारी उथल पुथल हो रहा था। दूसरी बात है, देश में लगभग 600 के आसपास रियासतें और प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, इनकी भी समस्या थी। और जनता की अगर बात करेंगे, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई थी। और इसलिए संविधान सभा ने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बड़ी बहादुरी से पूरा किया। संविधान सभा ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण कार्य पूरा किया। और संविधान सभा में
संविधान में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए और उस विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाया उन्होंने, और सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन, जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। और इसीलिए आज भी गरीबी हटाओ मुहिम चलती है। जनप्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, अपने को पसंदीदा नेता हम चुनते हैं और हमारे माध्यम से देश के हित के लिए वो निर्णय लेते हैं। और इस तरह से संविधान सभा ने इतनी सारी चुनौतियों का सामना रखते हुए करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास को पूरा करते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण करने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है उनमें अग्रगणी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उनका विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण अधिकारियों के हाथों में है। भले ही ये संविधान बनाया गया है, संविधान में कहा गया है कि जो अनुसूचित जातियां है वो बेफिक्र नहीं रह सकते, क्योंकि इसको ऑपरेट करने वाले, इनको चलाने वाले कौन है? सवर्ण हिंदू है, मतलब उच्च वर्णीय है। और इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। इतना इसका मतलब क्या है कि वो पढ़े लिखे और सरकार के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले, भागीदारी ले और इस तरह से अपने अधिकारों की सुरक्षा करे। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अवलंब किया और उस सिद्धांत को स्वीकृति दी, तो एक सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था और द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहित देगा। ये उनकी बात बिल्कुल सही है। और इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार का मतलब होता है भारत का हर नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा है, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो सभी नागरिक वयस्क मताधिकार के लिए एलिजिबल है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जब भी कभी आम चुनाव होते हैं तो लोग वोट डालने के लिए लंबी लाइन लगाते हैं। ये देखिए, लंबी लाइन लगाते हैं, एक लाइन में खड़े रहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका नेता कैसा हो, देश का प्रशासन कैसा हो, देश में किस सोच वाली सरकार होनी चाहिए। ये निर्णय प्रक्रिया होती है और इस निर्णय प्रक्रिया में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय प्रक्रिया में ये भागीदारी ले करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के अध्याय में हम यही रुकते हैं। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे।